अच्छा बेटा, टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व फेब मार्च 2022 पेपर 1 वेरिएंट 2। पेपर 1 2 हम कर रहे हैं, प्योर मैथ्स 1। द पेपर इज ऑफ 1 hour 50 minutes and the total marks is 75. Let's start with question number 1. A curve with the equation y equal to fx is such that f dash x means the derivative. The derivative is 2x power minus 1 by 3 minus x power 1 by 3. It is given that f of 8 is 5. Find f of x. So देखो, ये जो कंडीशन यहां पर दी हुई ना, विच मीन्स कि x की वैल्यू 8 पर यू गेटिंग y वैल्यूज 5। समझ लो, ये पॉइंट दिया हुआ है डिफरेंट अंदाज में 8,5। ठीक है ना। देर आस्किंग यू फॉर द एफ ऑफ एक्स फंक्शन, तो ऑब्वियसली मैं इस एफ डैश एक्स को इंटीग्रेट करूंगा विद रिस्पेक्ट टू एक्स। तो बेटा लेफ्ट हैंड साइड पे एफ डैश एक्स का इंटीग्रल एफ एक्स आ जाएगा, and right hand side it is going to be add 1 in the power divided by the power. Add 1 in the power divided by the power प्लस सी। अब बेटा ये सिंप्लीफिकेशन अगर आप करोगे तो ये देगा 2x पावर 2/3 और ये देगा 2/3, x पावर 4/3 और ये देगा 4/3। आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, 2 and 2 are going to be cancelled, it is left over with 3, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पावर 2/3 and this is going to be 3/4 x power 4/3 plus c. This is going to be your f of x. ठीक है ना। सिंस यू नीड टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ c हियर, तो आपके पास 8,5 ऑलरेडी पॉइंट गिवन था स्टार्टिंग में। f of x मींस द y वैल्यू, you'll get the value of c from here. आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, this will become 12 and this is also become 12. So you got the c value as 5 here. तो 1c आ गया बेटा, आपने वापस से इस इक्वेशन में पुट कर देना है जो ओरिजिनल इक्वेशन थी इसकी, आपके पास f of x निकल कर आ गया। तो वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम द इंटीग्रेशन चैप्टर। इसको मजीद सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं है, दैट्स इट, ये आपका आंसर निकल कर आ गया। Now in this question they are saying a curve has the equation y equal to x square plus 2cx plus 4 and a straight line has equation y equal to 4x plus c where c is constant. Find a set of values of c for which the curve and the line intersect at two distinct points. देखो c निकालना है, कर्व और लाइन दो डिस्टिंक्ट पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली नेचर ऑफ द रूट से सवाल है। इंटरसेक्ट एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स मींस डिस्क्रिमिनेंट विल बी ग्रेटर देन 0. So for the first step I'm going to do, I'm going to solve these two equations first. और यहां पर दोनों के y को आपस में इक्वेट करूंगा, x square plus 2cx plus 4 is equal to 4x plus c. I'm going to तमाम टर्म्स एक तरफ करूंगा, 4 minus c equal to 0. I'm going to take 2 common and x common. 2 कॉमन पीछे लिख रहा हूं, x कॉमन बाद में लिख रहा हूं, ताकि एक प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे। बाकी सिंस वी नो डिस्क्रिमिनेंट विल बी इक्वल टू 0, यानी b स्क्वायर माइनस 4ac विल बी इक्वल टू 0, विल बी ग्रेटर देन 0, सॉरी। तो देखो, द वैल्यू ऑफ b इज गोइंग टू बी 2 into c minus 2. a value is 1, c value is 4 minus c is greater than 0.
2 का स्क्वायर 4, c माइनस होल स्क्वायर, फोर मैंने कॉमन ले लिया, फोर राइट हैंड साइड पे जीरो हो गया, सी माइनस टू होल स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर माइनस 4 प्लस सी हो गया। तो देखो यहां पर +4 - 4 कैंसिल, सी स्क्वायर माइनस 3c ग्रेटर देन जीरो हो गया। सी विल बी कॉमन। अच्छा देखो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी का सवाल है, तो फॉर अ टाइम बीक मैं इसको इक्वल टू जीरो रखूंगा एंड आई गेट द वैल्यू ऑफ सी। तो सी की एक वैल्यू जीरो आ रही है एंड द सेकंड वैल्यू 3। अब देखो क्योंकि ये इनइक्वालिटी थी, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी विच वाज ग्रेटर देन जीरो, इट मींस कि सी की दो वैल्यूज हैं 3 एंड 0 एंड द पोर्शन रिफ्लेक्ट, हमें वो पोर्शन देखना है जहां पर सी इनइक्वालिटी ग्रेटर देन जीरो है। तो सी ग्रेटर देन 3 पर एंड सी लेस देन जीरो पर। सो यू गॉट द आंसर, सी ग्रेटर देन 3 एंड सी लेस देन। इसको आप कंबाइन करके भी लिख सकते हो, सी ग्रेटर देन 3 एंड लेस देन जीरो। आप इस तरह से लिख दो या आप इस तरह से लिख दो, बोथ आर राइट, दोनों पे मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है ना। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 3। देखो यहां पर आपसे कह रहे हैं फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एक्सपेंशन। देखो बाइनोमियल में कोई भी टर्म निकालनी है, एनसीआर ए की पावर एन माइनस आर बी की पावर एस टर्म फॉर्मूला। यहां पर एन की वैल्यू 6 है, ए की वैल्यू 3x है और बी की वैल्यू 2/x है, 2/x² है। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय लाइन फॉर दिस डेटा, मैं डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई कर रहा हूं, एनसीआर 6ER 6 माइनस आर 2/x² पावर आर। अब देखो क्योंकि आपके पास दोनों टर्म्स में x मौजूद है, तो यू नीड टू सिंप्लीफाई दिस पोर्शन फर्स्ट, क्योंकि इससे आपको आर तो भी पता ही नहीं है। आर के लिए उसे क्या रखूंगे, हमारे पास x की पावर जीरो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या है कि वो आपसे x की पावर जीरो वाली टर्म चाह रहा है। तो आर के लिए उसे क्या रखूंगे, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ x आए यानी x की पावर जीरो आ जाए। तो मैंने यहाँ पर इंडाइसिस रूल के मुताबिक 3 की पावर 6 माइनस आर अलग कर दिया और x की पावर 6 माइनस आर अलग कर दिया। ये 2 की पावर आर मैंने अलग कर दिया, ये एक्स स्क्वायर की पावर आर अलग कर दिया, x की पावर 2r हो गया। अब देखो बेटा ये 6CR 3 की पावर 6 माइनस आर 2 की पावर आर एक्स की पावर माइनस, तमाम एक्स वाली टर्म को साथ में कर लो बाय यूजिंग इंडाइसिस रूल, बेसिस सेम है, डिवाइड हो रहा था, पावर सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। 6CR 6 माइनस आर 2 की पावर आर एक्स की पावर 6 - 3r। अब देखो अब आर की जज करना है कि यहां पर एक्स की पावर 6 - 3r है और हमें चाहिए क्या, जीरो। क्योंकि मुझे पावर जीरो चाहिए यहां पर, तो मैंने जीरो से इक्वेट कर दिया एंड फ्रॉम हियर आई गॉट द वैल्यू ऑफ आर विच इज 2। और मैं ये यहां पर पुट कर दूंगा, जैसे मैं यहां पर पुट करूंगा बेटा, ये देखो मेरे पास टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स आ जाएगी, 62 3 की पावर 6 - 2 2 की पावर 2 एक्स की पावर, तो देखो 62 क्या हो जाएगा, इट इज गोइंग टू बी 15। 3 पावर 4 इज 81, हो गया 4 एक्स की पावर जीरो। तो 15 इंटू 81 मल्टीप्लाई बाय 4, 4860 एक्स की पावर जीरो। ये टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकल कर आ गई मेरे पास।
अच्छा, ये सिंप्लीफिकेशन बहुत जरूरी है, अभी देखना आगे भी काम आएगी। दिस इक्वेशन ओवर है, देखो मुझे अब ये दो बाइनोमियल है, एक तो एक्सपेंडेबल है, दूसरा तो पावर ही वन है। अब मुझे टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकालनी है, तो मैं क्या करूंगा? मैं बेटा यहां पर देखूंगा कि भाई यहां से अगर मैं एक्स पावर जीरो वाली टर्म निकाल लूं, तो वो जब वन से मल्टीप्लाई होगी, तो एट दी एंड बेटा मेरे पास एक्स पावर जीरो वाली टर्म आ जाएगी। फिर अगर इस बाइनोमियल से मैं वन अपॉन एक्स क्यू वाली टर्म निकालता हूं, तो बेटा जब वो एक्स क्यूब से मिल रहा होगा, तब भी बेटा एक्स क्यूब वाली टर्म निकलकर, एक्स की पावर जीरो वाली टर्म निकलकर आ जाएगी। तो इसका मतलब मुझे इस बाइनोमियल की 60 टर्म्स होंगी, वैसे मुझे सारी नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ ये दो चाहिए। क्योंकि जब वो टर्म जिसमें एक्स की पावर जीरो होगी, वो जब वन से मिला होगा, तो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ऑलरेडी आ जाएगी। वो टर्म इसमें से जिसमें वन अपॉन एक्स क्यूब मौजूद होगा, जब वो एक्स क्यूब से मिला होगा, तो एक्स की पावर जीरो ऑलरेडी आ जाएगा। अच्छा, वन अपॉन एक्स क्यूब से मुराद क्या है? एक्स की पावर -3। तो देखो मेरे पास एक्स पावर जीरो वाली टर्म तो मेरे पास पिछले पार्ट से आ गई है, ए पार्ट से 4860। लेकिन एक्स पावर -3 वाली टर्म कैसे निकालूंगा मैं? तो देखो बेटा यहां पर मैंने आपको बताया ना, ये जो दिस ओवर हियर वाज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो यहीं से मैंने एक्स आर की वैल्यू निकाली थी, मैंने यहीं से आर की वैल्यू निकाली थी, और मैंने इसको इक्वेट करा था। मुझे चाहिए क्या? मुझे चाहिए टर्म इन्वॉल्विंग एक्स पावर -3 या फिर वन अपॉन एक्स क्यूब। बात देखिए, मुझे ये चाहिए। तो देखो मैं 6 - 3 आर को -3 से इक्वेट करूंगा, और यहां से बेटा आई गेट द वैल्यू ऑफ आर विच इज 3। ये आर की वैल्यू बेटा मैं इसमें पुट कर दूंगा, 63। तो देखो बेटा 63 क्या हो जाएगा? देखो ये 430 अपॉन एक्स वाली टर्म आ गई। अब देखो ये जो बाइनोमियल था ना, 3x+, इसको मैं कॉपी कर रहा हूं आपके सामने। बेटा इस बाइनोमियल की मैंने सिर्फ दो टर्म्स मालूम कर ली। एक टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स विच इज 4860 पार्ट वन से, और एक कर ली 4320 यहां पर। इसकी और भी टर्म्स होंगी, पर मुझे नहीं पता, निकालनी भी नहीं है। वन माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो रहा है ये, ठीक है ना? ये बाइनोमियल एक्सप्रेशन वन माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई हो रही है। अब देखो व्हाट आई एम गोइंग टू डू। अगर बेटा मैं इस 4860 को वन से मल्टीप्लाई करवाऊंगा, आई गेट द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स ओवरऑल। फिर बेटा मैं इस 4860 को एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई नहीं करवा रहा, क्योंकि वो मेरा कंसर्न की मल्टीप्लीकेशन नहीं है, तो फायदा नहीं है। हाँ, अगर 4320 अपॉन एक्स क्यूब को बेटा माइनस एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कराऊंगा, तो आई गेट -4320। तो 4860, देखो बेटा 540, ये ओवरऑल टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स निकल कर आ गई।
for this both binomial expansion as a combined multiplication form. ठीक है. Now in question number 4, देखो what they are saying, the first term of a geometric progression and the first term of the arithmetic progression are both equals to a. तो जीपी की फर्स्ट टर्म, एपी की फर्स्ट टर्म दोनों ए के बराबर है. द थर्ड टर्म ऑफ द ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन इज इक्वल टू द सेकंड टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म बराबर है. ठीक है भाई. तो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की ये जो थर्ड टर्म बराबर है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म से, तो देखो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर की पावर एन माइनस वन, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ज्योमेट्रिक टर्म का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस वन डी. तो अगर मैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन की थर्ड टर्म निकालता हूं दैट इज ए आर की पावर 3 माइनस वन 2, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की सेकंड टर्म निकालता हूं ए आर की पावर 2 माइनस वन डी, ये आपस में बराबर हो जाएंगे. तो मैंने इक्वेशन में 1 निकाल ली फ्रॉम दिस कंडीशन हियर. और याद रखें दोनों की फर्स्ट टर्म बराबर थी, इसलिए यहां पर ए और ए सेम ही रखा है मैंने. The fifth term of the geometric progression is equal to the sixth term of the arithmetic progression. Again, fifth term of the geometric progression is equal to the sixth term of arithmetic progression. तो fifth term a r की पावर 5 minus 1 4, और sixth term a r की पावर a plus n minus 1 d, तो 5 minus 1 6 minus 1 d हो जाएगा. तो आप देखो यहां पर सेकंड इक्वेशन भी आपके पास निकल कर आ गई, जो कि r और d की फॉर्म में, r और d की फॉर्म में है. अब देखो इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करूंगा, तो देखो जो बोल रहा है गिवन दैट ऑल टर्म्स आर पॉजिटिव नॉट ऑल इक्वल, फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इन टर्म्स ऑफ ए. तो देखो वो आपसे कह रहा है सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स निकाल के दिखा दो. किसका? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का. इसका फॉर्मूला होता है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1d. वो चाहता है इन टर्म्स ऑफ ए चाहता है सिर्फ. तो देखो यहां पर n की वैल्यू तो 20 है, ये 19d हो जाएगा, तो ये 10 हो जाएगा 2a प्लस 19d. तो एट द एंड मेरे पास सम टिल 20 टर्म्स तो आ गया, लेकिन इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी आया है. इन टर्म्स ऑफ ए एंड डी आया है. तो सर ये तो काम जो है हमें तो सिर्फ इन टर्म्स ऑफ ए चाहिए. तो देखो बेटा मैंने करा क्या, मैंने इक्वेशन नंबर 1 में से आर स्क्वायर की रूल निकाली. किस तरह? ए प्लस डी अपॉन ए रख दिया मैंने, और इसको इक्वेशन में 2 में पुट कर दूंगा. ए आर की पावर 4 ए प्लस 5 डी हो जाएगा. अब यहां बस सॉल्विंग है ना, बड़ी टेक्निकल है. देखो मैंने आर की पावर स्क्वायर पावर 4 को 2 और 2 में ब्रेक कर दिया, तो आर स्क्वायर हो गया ए प्लस डी अपॉन ए, और होल स्क्वायर देखो मैंने यहां पर एज लगा रहने दिया. पावर 4 थी ना यहां पर, 2 और 2 में ब्रेक करा था, आर स्क्वायर की वैल्यू पुट कर दी मैंने यहां पर. अब हुआ क्या कि जब मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं, देखो यहां पर आपके पास ए से ए कैंसिल हो गया, तो यहां पर हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर. क्या मतलब? ये देखो ए प्लस डी का होल स्क्वायर, डिनोमिनेटर में एक ए बच गया था, वो राइट हैंड साइड पे आकर मल्टीप्लाई हो गया. अब अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये हो जाएगा बेटा ए स्क्वायर प्लस 2ad प्लस डी स्क्वायर,
या आपके पास हो गया ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल। नाउ यू कैन सी कि बेटा यहां पर आपके पास जो इक्वेशन बनकर आ रही है, अच्छा मैं इसको सिर्फ समझाने के लिए मैंने पहले कर दिया था, मैं इसको आगे कंटिन्यू कर रहा हूं। 280 डी स्क्वायर यहीं पर रह जाएगा, 280 माइनस 580 इज गोइंग टू बी माइनस 380। यहां से डी कॉमन निकाला, डी माइनस थ्री ए, आइदर डी इक्वल टू जीरो, डी माइनस थ्री ए इज इक्वल टू जीरो। तो डी के लिए जीरो तो एक्सेप्टेबल नहीं होगी, क्योंकि वरना तो आगे टर्म ही नहीं बनेगी ना, तो हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं। तो हम इसको पिक करेंगे, और यहां पर बेटा जो मैंने सम टिल 20 ने निकाला था 19, डी की जगह 3 रख दूंगा मैं। तो 590 ए is sum till 20 terms in a very simplified form in terms of a निकाल के दिखा दिया। ठीक है, in next question, question number 5, they're asking you to completing square form में कन्वर्ट करो। तो देखो फर्स्ट थिंग फर्स्ट, आई एम गोइंग टू टेक 2 कॉमन टू मेक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, बट कांस्टेंट टर्म को छेड़ूंगा नहीं, इट विल रिमेन कांस्टेंट, इट विल रिमेन सेम। नाउ इन ब्रैकेट व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू, देखो मैं 4 को डिवाइड बाय 2 करूंगा, 2 आ रहा है, 2 का स्क्वायर ऐड भी करवा दिया, 2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट भी करा दिया। नाउ दिस विल बिकम x माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस 4, देखो 14, तो 2 इंटू एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, 2 4 सा 8 प्लस 6। लेकिन अब देखो उसने बोला हुआ है ये ना ब्रैकेट के साथ 2 नहीं लिखा हुआ, तो मैंने 2 कॉमन निकाला, यहां पर ये एक्स माइनस होल स्क्वायर प्लस 3। अब देखो उससे मैच कर रहा है, अब देखो एग्जैक्टली मैच कर रहा है उस कंडीशन से। Now in this question they are asking the function f and g are defined by f of x x square, x belong to real numbers, g of x is 2x square minus 8x plus 14 for x is greater than, for x is belong to real numbers. This means x belongs to real numbers, x belong to real numbers. Describe fully the single sequence of transformation that maps y equal to f of x onto the graph y equal to gx, making clear the order in which the transformation are applied. तो देखो बेटा थिंग इज के हमें एफ ऑफ एक्स से जी ऑफ एक्स बनाना है, बट देखो जी ऑफ एक्स अगर इस फॉर्म में होगा ना तो मुश्किल हो जाएगा काम, जिसकी वजह से उसने ऑलरेडी हमसे ऊपर वर्किंग करवाई हुई है, कंप्यूटिंग स्क्वायर करवाया हुआ है। यानी अगर मैं कहूं एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करना है 2 टाइम्स एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 6, दैट इज टोटली फाइन। इसमें कन्वर्ट करो या इसी कंप्यूटिंग स्क्वायर फॉर्म में कन्वर्ट करो, बात तो की है। कंप्यूटिंग स्क्वायर फॉर्म से जरा हमें हेल्प मिल जाती है काम करने में। यहां पर क्या काम करने में, देखो मेरे पास फंक्शन ऑफ एक्स है, अच्छा सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन बतानी है, तो यहां पर मैं आपको ट्रांसफॉर्मेशन की सीक्वेंस बताता हूं। अच्छा यहां पर मैं पहले इससे करवा लेता हूं आपको कि जो मैंने इसकी आखिरी तो देखो मैंने यहां पर पहले इससे आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखा देता हूं, सीक्वेंस ट्रांसफॉर्मेशन, एंड देयर आर मोर देन वन पॉसिबल आंसर्स, तो हम सारे देख लेते हैं। तो देखो अगर मैं एक्स स्क्वायर लिखा हुआ यहां पर, मुझे यहां पर एक्स माइनस 2 चाहिए,
तो मैं क्या करता हूं, मैं पहले x की जगह x माइनस टू का होल स्क्वायर करता हूं, यानी पहले मैं यहां पर ट्रांसलेशन कर रहा हूं, दैट इज अलोंग एक्स एक्सिस, यानी इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, यानी मैं कर रहा हूं 2,0, ये मुझे ब्रैकेट भी बताना है, वेक्टर भी बताना है। इसके बाद मैं इस फंक्शन में वर्टिकल ट्रांसलेशन करता हूं, और मैं कहता हूं अलोंग वाई एक्सिस। और देखो यहां पर एट दी एंड मुझे 2 चाहिए, तो देखो पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करवा रहा हूं। जब आप पूरी इक्वेशन को किसी नंबर से मल्टीप्लाई कराते हो, दैट इज कॉल्ड वर्टिकल स्ट्रेचिंग। और वर्टिकल स्ट्रेचिंग हम लोग कहते हैं अलोंग वाई एक्सिस, और इसका सेट फैक्टर लिखना होता है, और वो सेम ही होता है जो यहां पर वैल्यू, दैट इज ट्रू। तो एक इसका पॉसिबल आंसर ये हो सकता है, सीक्वेंस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन। देखो हमारे पास पूरा एट दी एंड जी एक्स बनकर आ रहा है। देर कुड बी वन मोर पॉसिबल आंसर, मैं यहां पर वो भी कर देता हूं। और यू कैन हैव वन मोर आंसर, कि जिसमें एफ ऑफ एक्स और यहां पर मैं एक काम करता हूं, यहां पर मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म से करता हूं, तब भी सही है। देखो यहां पर काम ये भी सही होगा, कि मैंने पहले एफ ऑफ एक्स था एक्स स्क्वायर के बराबर, तो देखो बेटा मैं यहां पर एक्स को रिप्लेस करता हूं एक्स माइनस टू से, ये देखो मेरे पास एक्स माइनस टू आ जाएगा, रिप्लेसमेंट कर रहा हूं। तो बेटा ये कहलाती है ट्रांसलेशन, क्योंकि एक्स माइनस टू से रिप्लेस कर रहा हूं। और ये कहलाती है हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, यानी अलोंग एक्स एक्सेस, ये हो जाएगा 2,0। उसके बाद मैं पहले फंक्शन में स्ट्रेचिंग करवाऊंगा, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। और ये कौन सी स्ट्रेचिंग है, अलोंग वाई एक्सिस वर्टिकल स्ट्रेचिंग है। तो बेटा इसका स्ट्रेच वेक्टर हमारे पास यहां पर कितना हो जाएगा, 2 ही हो जाएगा। और फिर बेटा देखो मैं यहां पर 6 ऐड करवा रहा हूं, तो बेटा ये हो जाएगा हमारे पास ट्रांसलेशन, पूरे फंक्शन में 6 ऐड करा रहा हूं, दिस इज कॉल्ड ट्रांसलेशन अलोंग वाई एक्सिस, वर्टिकल स्ट्रेचिंग, वर्टिकल ट्रांसलेशन है। तो ये जगह 0,6। ठीक है। अच्छा एक और ऑप्शन मैं आपको करवा देता हूं यहां पर, एक और ऑप्शन देख लें आप। ये फंक्शन ऑफ एक्स है एक्स स्क्वायर, और हमें जी एक्स में कन्वर्ट करना है, विच इज 2 टाइम्स एक्स माइनस टू का होल स्क्वायर प्लस 6। तो देखो बेटा अगर आप यहां पर, जिस तरह यहां पर पहले आपने हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन करी थी ना, यहां पर ट्रांसलेशन नहीं करते, यहां पर स्ट्रेचिंग कर लेते हैं पहले, पूरे फंक्शन को 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया, इसे कहते हैं स्ट्रेचिंग अलोंग वाई एक्सिस। तो स्ट्रेच फैक्टर 2 ही हो जाएगा यहां पर। अब देखो यहां पर मैं पूरे फंक्शन में 6 ऐड करवा देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ट्रांसलेशन हमें 6 चाहिए ना एडिशन में, ट्रांसलेशन कर ली अलोंग वाई एक्सिस।
और मैं फिर से x को रिप्लेस कर रहा हूं x-2 से, तो रिप्लेसमेंट कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। जो रिप्लेसमेंट होती है दैट इज ट्रांसलेशन तो हो रही है यहां पर, बट दैट इज हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन, यानी अलोंग एक्स एक्सेस। तो ये हो जाएगा बेटा 2,0 हॉरिजॉन्टल ट्रांसलेशन। ये सारे पॉसिबल आंसर्स हमारे पास हो सकते हैं इस ट्रांसफॉर्मेशन। अच्छा, अब देखो यहां पर क्वेश्चन में 6 है, इट इज अ क्वेश्चन रिलेटेड टू सर्कल्स। A circle with the equation x plus 1 plus y minus 2 x plus 1 whole square plus y minus 2 whole square equal to 85। तो यहां पर सर्कल की इक्वेशन गिवन है, एंड a straight line y equals to 3x minus 20 ये भी गिवन है, r shown in the diagram। The line intersect the circle at a and b with and the center of the circle is at c। Find by calculation the coordinates of a and b। कह रहा है ये और भी निकाल के दिखा दो बाय कैलकुलेशन। तो बाय कैलकुलेशन मेरी आती है कि बेटा आपने ये पॉइंट इंटरसेक्शन है सर्कल और लाइन के, तो ये किस तरह आएंगे बेटा, जब मैं इनको साइमल्टेनियस सॉल्व करूंगा। यानी मैं सर्कल की क्वेश्चन में ये x प्लस 1 होल स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो y की जगह बेटा देखो मैं 3x-20 -2 होल स्क्वायर कर दूंगा। देखो y की जगह मैं 3x-20 रख दूंगा। मैंने यहां पर वैल्यू पुट करी, सिंप्लीफाई करूंगा, ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये बनेगा 9x स्क्वायर, 2 3 6 6 मिला बाय 22, ये -132x हो जाएगा प्लस 22 का स्क्वायर 484 हो जाएगा, 85। एक्स स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर 10x स्क्वायर हो जाएगा, 2x माइनस 132x माइनस 130x हो जाएगा, एंड 484 माइनस 85 इज गोइंग टू बी +1b है, तो ये जगह बेटा 400। एक्स की फॉर्म में क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई, 10 कॉमन निकालो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x, 10 राइट हैंड साइड पे डिवाइड होकर 0 हो जाएगा। और देखो जब मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करूंगा तो आई गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। मैं इसकी मिडिल टर्म ब्रेक करता हूं तो बेटा हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेक होने के बाद आंसर आ रहा है -8x -5x। तो एक्स की वैल्यू 805 आ रही है, एक्स की वैल्यू 805 आ गई, लाइन की क्वेश्चन है 3x-20। मैं एक्स 8 पुट करूंगा, आई गेट द वाई 8 24 24 -20, 3 15 15 -20 -5 हो जाएगा। अब देखो हमें ए कोऑर्डिनेट और बी कोऑर्डिनेट डिसाइड करना पड़ेगा यहां पर, क्योंकि डायग्राम इसने ऐसी बना के दी हुई है। ए कोऑर्डिनेट का एक्स कोऑर्डिनेट ज्यादा होगा और वाई कोऑर्डिनेट भी पॉजिटिव होगा, तो बेटा 8,4 इज द 8 एक्स कोऑर्डिनेट एंड 5,-5 इज गोइंग टू बी द बी कोऑर्डिनेट। ठीक है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द सर्कल which has its center at C and for which the line with equation y equal to 3x plus 2 is tangent to the circle। कह रहा है आप एक सर्कल की इक्वेशन निकालो जिसका सेंटर वही है जो इस सर्कल का सेंटर है। मैंने अच्छा, लेकिन बेटा वो आपसे एक बात ही कर रहा है, और वो बात ये कि बेटा वो आपसे कह रहा है कि ये सर्कल, दिस सर्कल इज मेकिंग अ टेंजेंट विद दिस लाइन y इज इक्वल टू 3x plus 2। देखो यहां पर ये टेंजेंट बन रहा है, इस टेंजेंट टू दिस सर्कल। तो इस तरह सर्कल मैंने बना लिया। मुझे अब इस सर्कल की इक्वेशन चाहिए, सर्कल की इक्वेशन के लिए बेटा मुझे सर्कल का सेंटर चाहिए होगा। देखो पिछले वाली इक्वेशन में से x प्लस 1 होल स्क्वायर
प्लस y माइनस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 85, जो पिछली इक्वेशन थी। इसमें से बेटा मेरे पास ये जो वैल्यूज है ना, मैंने इनको कंपेयर कर लिया। x माइनस ए होल स्क्वायर प्लस y माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। यहां पर देखो, अगर मैं फॉर्मूला रख देता हूं, तो देखो बेटा मेरे पास यहां पर अगर मैं कंपेयर करता हूं तो a की वैल्यू -1 आ रही है और b की वैल्यू 2 आ रही है। सेंटर आ रहा है a कॉमा b को सेंटर कहते हैं, तो सेंटर आ गया 1 -1 2। तो जिस इक्वेशन की मुझे सर्कल की इक्वेशन निकालनी है उसका भी सेंटर यही है। ठीक है। अब मुझे तो उसका सेंटर पता चल गया, लेकिन बेटा मुझे उसका रेडियस भी चाहिए, मुझे इसका रेडियस भी चाहिए। इस सर्कल का रेडियस क्या होगा? देखो बेटा, आपको पता है कि सर्कल जो है ना, देखो ये टेंजेंट बन रहा है हमारे पास, टेंजेंट और रेडियस के दरमियान एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। जहां पर भी टेंजेंट बन रहा है ये 90 डिग्री है। लेकिन यहां पर है ना कुछ प्रॉपर्टीज मिक्स होकर आई हैं। वो प्रॉपर्टीज क्या मिक्स होकर आई हैं आपने ये समझना है। देखो बेटा, अभी आपने देखा रेडियस और टेंजेंट के दरमियान 90 डिग्री होता है। इस पॉइंट पर 90 डिग्री बन रहा होगा जहां पर ये टेंजेंट बना रहा है। एक तो ये बात हो गई ना। दूसरी ये बात, अगर मैं सर्कल हटाता हूं, मैं आपसे कहता हूं बेटा ये कॉर्ड है, इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, यानी जो इसके मिड से जा रहा होगा और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा होगा, किसके मिड से? ए और बी पॉइंट के मिड से जा रहा होगा और 90 डिग्री का एंगल भी बना रहा होगा। इसे कहते हैं परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द कॉर्ड पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल। प्रॉपर्टी क्या है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर और कॉर्ड passes through the सेंटर ऑफ द सर्कल। तो यहां पर जो 90 डिग्री बन रहा है, जहां पर 90 डिग्री बन रहा है बेटा, ये मिड पॉइंट है। बेसिकली ये पॉइंट क्या है? ये मिड पॉइंट है। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना, बाइसेक्टर मींस मिड से पास कर रहा है, विच मींस कि ये पॉइंट बेटा हमारे पास मिड पॉइंट है। और यहां पर यही पॉइंट अगर मैं सर्कल को अटैच करता हूं वापस से, तो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, जहां पर मिड पॉइंट बन रहा है बेसिकली वहीं पर ये टेंजेंट भी बन रहा था। वहीं पर इस सर्कल के साथ ही क्या बन रहा है? टेंजेंट भी बन रहा है। ऐसा नहीं कि मैंने डायग्राम से प्रूफ कर रहा हूं, मैं ये बात डायग्राम से प्रूफ नहीं कर रहा मैं आपको प्रूफ कर रहा हूं कि देखो यहां पर 90 डिग्री, देखो ये भी 90 डिग्री बन रहा है और इधर भी 90 डिग्री बन रहा है सेम लाइन के साथ। तो बेटा एक के साथ प्रॉपर्टी अलग है, दूसरे के साथ प्रॉपर्टी अलग है। इसके साथ प्रॉपर्टी रेडियस और टेंजेंट वाली प्रॉपर्टी है और इसके साथ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाली प्रॉपर्टी है। तो बेटा जब इनको आपस में ज्वाइन करेंगे तो जहां पर 90 डिग्री बन रहा है दोनों का कॉमन एंगल, तो ऑब्वियसली बेटा सेम पॉइंट होगा ना यहां पर, तो फिर दोनों के लिए यानी टेंजेंट का भी सेम पॉइंट है और ए बी का भी मिड पॉइंट सेम ही है, यानी दिस पॉइंट इज कॉमन सिंस देयर एंगल इज कॉमन।
तो बेटा मैं ए बी का मिड पॉइंट निकालूंगा यहां पर, ताकि टेंजेंट का पॉइंट निकल कर आए मेरे पास, सर्कल का एक पॉइंट निकल कर आ जाएगा। और ए और बी पॉइंट थे बेटा 8,4। तो देखो बेटा 8 + 5 डिवाइड बाई 2, 4 + 8 + 5 हो गया। इट इज गोइंग टू बी 13। 13 डिवाइड बाई 2 इज, को हम डेसिमल में कन्वर्ट नहीं करते, चलो 13/2 कॉमा -1/2 आ रहा है। तो जब आपको ये पॉइंट पता चल गया, तो देखो इस सर्कल की जो मैंने रेड से बनाया है, अगर आपको ये पॉइंट पता चल गया तो इस पॉइंट से लेकर सेंटर तक का डिस्टेंस रेडियस कहलाएगा। तो सी आपके पास क्या है, सी आपके पास ये रहा -1,2। मैं सी एम का डिस्टेंस निकाल रहा हूं, x2 माइनस x1, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। आप इसको कैलकुलेटर में रखोगे, यार 5 √10/2 रेडियस आ गया। एंड आर स्क्वायर इज गोइंग टू बी 125/2। आपने सर्कल की क्वेश्चन निकालनी थी, x माइनस ए का होल ब्रैकेट स्क्वायर, y माइनस बी का होल ब्रैकेट स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। बेटा ए और बी तो हमने निकाला हुआ था, वही है जो पहले वाले सर्कल का था, वही ये वाली जगह दोनों सर्कल की सेम होगी, बस रेडियस का डिफरेंस है ना। आर स्क्वायर कितना आ रहा है, 125/2। तो ये आपके पास सर्कल की क्वेश्चन आ गई। दिस इज गोइंग टू बी योर फाइनल आंसर। 9 क्वेश्चन में 7 इज शेज कि लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड की शो करना है, सवाल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का है। देखो लेफ्ट हैंड साइड को मैंने पिक किया, और मैं इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूफ करने जाऊंगा, क्योंकि दो फ्रैक्शन को सिंगल फ्रैक्शन करना आसान है, सिंगल फ्रैक्शन को डबल में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, आई एम गोइंग टू टेक द एलसीएम हियर। देखो कॉस, ये मैंने एलसीएम लिया, तो ऑब्वियसली ये साइन थीटा प्लस 2 cos थीटा मल्टीप्लाई हो जाएगा cos थीटा प्लस 2 sin थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस 2 cos थीटा। ये हमारे पास एलसीएम आ गया। अब देखो डिनोमिनेटर में तो आपको दिखाई दे रहा है ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ऊपर पूरी न्यूमेरिकल मल्टीप्लीकेशन है, जिस तरह अलजेब्रिक मल्टीप्लीकेशन जो हम पहले करते हुए आते हैं ओ लेवल मैथ्स, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 2 sin थीटा मिला होगा, तो देखा बेटा साइन थीटा कॉस थीटा, और जाएगा 2 sin² थीटा। फिर बेटा ये साइन थीटा 2 cos थीटा मल्टीप्लाई होगा, तो ये देगा 2 cos थीटा मतलब है cos थीटा, 2 cos² थीटा, और देगा 2 to the 4 sin थीटा cos थीटा। अच्छा क्योंकि मेरे पास ये थोड़ा बड़ा फ्रैक्शन बन रहा है, तो मैं एक काम करता हूँ, थोड़ा यहाँ लिख देता हूँ, माइनस
ये माइनस लगाया मैंने और अब इन दोनों ब्रैकेट्स में लगाकर आ रहा हूं। अच्छा माइनस लगाया तो बेटा आगे ब्रैकेट मैंने जरूर लगा दिया, देखो ये इन दोनों से मिला होगा, साइन थीटा मतलब है कॉस थीटा, साइन थीटा कॉस थीटा -2 साइन स्क्वायर थीटा, -2 कॉस थीटा मतलब है कॉस थीटा, -2 कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो मुझे कुछ भी नहीं करना, बस यहां पर इसमें से माइनस से मतलब करवाना है। अगर ये काम भी आप डायरेक्ट करने में कामयाब होते तो इसमें कोई मसले वाली बात नहीं थी, लेकिन अमूमन बच्चे गलतियां कर देते हैं कि माइनस से ब्रैकेट को मल्टीप्लाई नहीं करवाते, जिसकी वजह से बेटा आगे फिर कैंसिलेशन में मसले होते हैं। ये पूरा देखो मैंने कॉपी करा है, इक्वल टू जहां फ्रैक्शन की लाइन है उसके साथ रखा है। अब आप गौर से देखो, ये माइनस से मल्टा हो गया, तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, ये प्लस हो गया एंड ये माइनस हो गया। ब्रैकेट भी ओपन कर लिया, साइन थीटा कॉस थीटा प्लस में, साइन थीटा कॉस थीटा माइनस में, कैंसिल हो गया। 4 साइन थीटा कॉस थीटा माइनस 4 साइन थीटा कॉस थीटा कैंसिल हो गया। अब आप देखो न्यूमरेटर में बच के आ गया 2 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। डिनोमिनेटर में हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 4 साइन स्क्वायर थीटा। अब देखो ये तो न्यूमरेटर में 4 चाहिए था, हमें पता चल गया। राइट हैंड साइड पे डिनोमिनेटर में कॉस चाहिए, तो बेटा आई एम गोना कन्वर्ट दिस साइन स्क्वायर थीटा एज 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये तो 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा रिमेन सेम, -4 प्लस 4 कॉस स्क्वायर थीटा। 4 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 5 कॉस स्क्वायर थीटा -4 डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखो हमारे पास राइट हैंड साइड निकल कर आ गई।
सो इन क्वेश्चन नंबर 8, अब देखो, फाइंड बाय कैलकुलेशन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए एंड बी। तो देखो बेटा, आपने यहां पर सबसे पहले देखा कि हमें कोऑर्डिनेट्स ऑफ ए और बी चाहिए, और ए कोऑर्डिनेट जो है ना वो वाई एक्सिस को टच कर रहा है। तो देखो बेटा, टच क्या कर रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है। ए का एक्स कोऑर्डिनेट तो 0 होगा, वाई मुझे नहीं पता। तो सर्कल की इक्वेशन जिसपे वो कॉर्ड बन रहा है, उसमें बेटा मैंने एक्स या 0 डाल दिया। When I put x equal to 0, I get 4 plus y square is equals to 8। y स्क्वायर के लिए 4 आ गई, y के लिए +-2 आ रही है। बट मैं दोनों वैल्यूज नहीं लूंगा, क्योंकि y यहां पर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव है। तो y इज इक्वल टू 2 इज माई आंसर। a का पूरा कोऑर्डिनेट मेरे पास आ गया बाय कैलकुलेशन। नाउ फॉर b, b के लिए बेटा हम लोग क्या करेंगे, देखो b, क्योंकि ये लाइन इसने बोली है पैरेलल टू एक्स एक्सिस, का मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। हॉरिजॉन्टल लाइन का बेटा y कोऑर्डिनेट हमेशा सेम रहता है, x चेंज हो रहा होता है। तो अगर इसका y कोऑर्डिनेट 2 है यहां पर, तो इसका भी y कोऑर्डिनेट 2 होगा यहां पर। तो b के लिए मुझे y कोऑर्डिनेट तो पता है, उसका x कोऑर्डिनेट नहीं पता, y कोऑर्डिनेट 2 है। क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन है, उससे पता चल रहा है मुझे, सवाल में जो उसने दिया हुआ है। तो बेटा मैं यहां पर x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो यहां पर y की जगह 2 रख दूंगा। आई विल गेट 4 स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, +-2 हो गया। एक से एक्स की वैल्यू आ रही है बेटा हमारे पास, एक से एक्स की वैल्यू 0 आ रही है, और एक से एक्स की वैल्यू 4 आ रही है। तो ऑब्वियसली मैं 4 वाले लूंगा, तो यहां पर एक्स की वैल्यू 0 तो नहीं है। तो बी का एक्स कोऑर्डिनेट हो जाएगा बेटा 4,2। पूरी वर्किंग हमने करके दिखा दी उनको। नाउ दे आर सेइंग फाइंड द वॉल्यूम revolution of the revolution when the shaded segment bounded by the circle and the chord AB is rotated by 360 about the x-axis। तो हमें वॉल्यूम रेवोल्यूशन निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है बेटा पाए, अगर आप रोटेटेड 360 अबाउट द एक्स एक्सिस कर रहे हो, तो बेटा आप वाई स्क्वायर को इंटीग्रेट करोगे विद रिस्पेक्ट टू dx। वाई स्क्वायर को, वॉल्यूम ऑफ द शेड रीजन जब आपने निकालना हो, कभी भी वॉल्यूम निकालना है रोटेटेड अबाउट द एक्स एक्सिस हो तो। अब देखो, हमें शेड रीजन का वॉल्यूम निकालना है। अगर मुझे बताओ, अगर मैं शेड रीजन का एरिया निकालता तो कैसे करता? सर, आप विद इन दिस लिमिट, सर आप विद इन दिस लिमिट विच इज एक्चुअली 4 and 2, 4 and 0, सर आप कर्व की क्वेश्चन में से लाइन की क्वेश्चन माइनस कर देते, तो वॉल्यूम में भी यही करना है। सर्कल माइनस लाइन, लाइन इसको कॉर्ड कह रहे हैं हम लोग, लाइन क्या हमारे पास कॉर्ड है। तो हमारे पास टारगेट ये होगा कि अगर मुझे वॉल्यूम निकालना है, तो सर्कल का वाई स्क्वायर माइनस कॉर्ड का वाई स्क्वायर, इसको हम इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू dx, और फिर एट दी एंड पाई से मिला करा देंगे। लेकिन सर्कल का वाई स्क्वायर, कॉर्ड का वाई स्क्वायर। अब सर्कल का वाई स्क्वायर कैसे निकालेंगे? देखो, सर्कल की इक्वेशन पहले देखो क्या लिखी हुई है। सर्कल इक्वेशन लिखी हुई है x-2 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो यहां से तो वाई स्क्वायर डायरेक्ट नहीं आ रहा, ये तो बड़ी आराम से आ जाएगा। सर ये देखें, ये वाई स्क्वायर आ गया। सर कॉर्ड की इक्वेशन,
यार कॉट तो हॉरिजॉन्टल लाइन थी ना, हॉरिजॉन्टल लाइन क्या थी यहां पर बेटा, इस लाइन की क्वेश्चन थी y इज इक्वल टू, क्योंकि इधर 2 था, यहां पर थ्रू आउट y की वैल्यू हॉरिजॉन्टल लाइन है, y इक्वल टू है, तो वाई स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से 4। तो देखो मैं वापस से वॉल्यूम में पाए सर्कल का वाई स्क्वायर विच इज 8 माइनस एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर माइनस कॉर्ड का वाई स्क्वायर विच इज 4 माइनस करवा रहा हूं। तो पहले सिंप्लीफाई कर लें फिर एक साथ इंटीग्रल कर लेंगे। जब मैं इंटीग्रल करूंगा ना 4x एड वन दी पावर डिवाइड बाय दी पावर डिफिशियल ऑफ द बेस, और इधर लिमिट्स क्या है बेटा, 4 और 0 के दरमियान आप वॉल्यूम निकाल लो ना। हम एंड में पाई से करवा देंगे, पहले हम लिमिट्स अप्लाई कर देते हैं। तो जब मैं लिमिट्स अप्लाई करता हूं बेटा, 4 4 जा 16, 4 माइनस 2 2 2 का क्यूब 8 8 बाई 3 हो जाएगा ये, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 4 0 का 0 0 माइनस 2 माइनस 2 का क्यूब माइनस 8 बाई 3। सीधे सीधे तो कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर जब आप सिंप्लीफाई करोगे तो यू विल गेट 16 माइनस 8 बाई 3 माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, तो बेटा आपके पास यहां पर सिंप्लीफाई करोगे -8 बाय -16/3, तो ये हो जाएगा 32/3, और ये हो जाएगा यूनिट क्यूब, वॉल्यूम है ना। ठीक है ना। अब यहां पर वी गॉट क्वेश्चन नंबर 9, it says we have different functions here f g h, और इधर m और n कांस्टेंट्स हैं g x फंक्शन में। कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन f ऑफ x इक्वल टू 0, गिव योर सॉल्यूशन इन द फॉर्म ऑफ, देखो सर्ट्स की फॉर्म में आंसर देना ही है, a प्लस बी रूट सी, यानी इसको डेसिमल में नहीं निकालना आपने। तो अगर एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0 है विच मीन्स x माइनस 4x की पावर 1/2 प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अब देखो यहां पर, देखो ये डिस्गाइज क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, पावर में रेशियो 1:2 का है, तो जो हाफ पावर होगी बेटा उस वाले वेरिएबल को मैं सपोज कर लेता हूं, स्क्वायरिंग बोथ साइड करूंगा, टी स्क्वायर हो जाएगा एक्स के बराबर। सो दिस विल बिकम टी स्क्वायर माइनस 40 प्लस 1 टी माइनस 1 होल स्क्वायर, सॉरी, ये हमारे पास हो जाएगा बेटा, इधर से आप टी की वैल्यू निकालोगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला माइनस बी, क्योंकि बेटा मुझे पता है एट दी एंड आंसर जो आना है ना वो रूट में ही निकालना है, हमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगा लें तो ज्यादा बेहतर है, मिडिल टर्म ब्रेकिंग करने की कोशिश मत करिएगा। बी की वैल्यू -4 है, -4 का स्क्वायर 16, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1 अपॉन 2 ए की वैल्यू 1 है, ये होगा 12/2, 12 का स्क्वायर रूट हो गया 4 2√3, 2 कॉमन निकाल लिया, 2 प्लस माइनस √3, यहाँ वापस टी आ गया, लेकिन हमें टी थोड़ी निकालना है।
हमें तो एक्स निकालना था, तो जिस रास्ते से आए थे उसी रास्ते से देखो हम वापस आएंगे। टी इक्वल टू एक्स की पावर 1/2 था, तो टी की पहले वैल्यू मैंने देखो यहां पर रख दी 2 + √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो एक्स आ जाएगा। स्क्वायर करो, A² प्लस 2AB प्लस B², ये हो गया 7 + 4√3, एक्स की वैल्यू आ गई। फिर एक 2 - √3, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर लो, A² माइनस 2AB प्लस B², 4 + 3 7 -4√3, इसका एक्स आंसर यहां से। तो दोनों एक्स वैल्यूज आ रही हैं। अब देखो, बस ये चेक कर लो कि उसने बोला था यहां पर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, किसी से नेगेटिव वैल्यू तो नहीं आ रही, बस ये आपने चेक करना है। तो देखो दोनों से नेगेटिव वैल्यू नहीं आ रही, दोनों ही हमारे आंसर है, क्योंकि उसने बताया हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब देखो यहां पर लिखा हुआ है गिवन दैट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स। तो सबसे पहले मैं जी ऑफ एच एक्स निकाल लेता हूं ताकि मुझे प्लस वर्किंग करने में आसानी हो। देखो जी वाला फंक्शन है mx² + n, और h वाला फंक्शन था x की पावर 1/2 -2। तो g ऑफ एच एक्स, जी के अंदर एच एक्स वाला फंक्शन इनपुट दे रहा है, तो x² है -2ab प्लस B²। सिंप्लीफाई कर लिया। अब देखो मैंने m को अंदर में लग रहा है mx, g ऑफ एच एक्स आ गया। अब ये बराबर है एफ ऑफ एक्स के, और एफ ऑफ एक्स अभी हमने निकाला था एक्स, यानी वो सवाल में गिवन था, इस पर हमने सॉल्व करा था ना, याद है। अब देखो जब इन दोनों को ये इक्वेट कर रहा है तो आंसर तो किसी का नहीं आना, क्योंकि एक इक्वेशन से 3 अननोन हो जाएंगे तो मैं यहां पर ये जो कह रहा है ना एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू जी ऑफ एच एक्स, इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए एक्स का कोफिशिएंट m है, यहां पर 1 है, तो कंपेयरिंग कोफिशिएंट पर इस्तेमाल किया जा रहा होता है जब हमारे पास एक इक्वेशन में एक से ज्यादा नोन हो जाए, तो m की वैल्यू 1 आ गई। यहां पर लिखा हुआ है 4m एक्स की पावर 1/2 -4m, यहां पर लिखा हुआ है -4, यहां से भी हम निकालोगे 1 ही आएगा, 4m + n, और यहां पर 1 है। तो ये n की वैल्यू क्या आ जाएगी, -3 आ जाएगी। तो हमने अननोन कांस्टेंट की वैल्यू निकाल ली विद द हेल्प ऑफ द गिवन कंडीशन। 9 क्वेश्चन में 10 इट सेज द डायग्राम शोज अ सर्कल विद सेंटर A of radius 5 and a circle with center B
with radius 8, the circle touch at the point C, so that ACB is a straight line, the tangent at the point D on the smaller circle intersect the large circle at point E. यहां पर टेंजेंट बन रहा है, इसलिए देखो 90 डिग्री बन रहा है सर्कल के सेंटर रेडियस के साथ. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द शेडेड रीजन. देखो शेडेड रीजन का पेरीमीटर निकालना है, उसमें क्या क्या चीजें आ रही हैं. दिस आर्क लेंथ ओवर हियर, this arc length over here, and this line DE over here. देखो सबसे पहले तो मैं DE को एक जगह पे कर देता हूं. मैं DE निकाल सकता हूं कैसे. देखो सबसे पहले आप ये देखो, ये राइट एंगल ट्राइंगल है. ये 5 हो जाएगा, और ये 13 इसका हाइपोटेन्यूज है. सो व्हाट इज DB. मैं पूरा DB निकालता हूं. मैं कहता हूं भाई पाइथागोरस में अप्लाई करें, AB स्क्वायर is 13 स्क्वायर 5 स्क्वायर 25. तो 169 माइनस 125 ये 44 हो जाता है. DB की वैल्यू 12 आ गई. दिस होल DB is 12. DB में से BE जो कि रेडियस है, ये तो DE तो आ गया 4 सेंटीमीटर. तो पैरामीटर का एक पार्ट तो निकल कर आ गया. अब मुझे बेटा यहां पर ये दोनों एंगल्स चाहिए, क्योंकि एंगल की मदद से ही आर्क लेंथ आएगी फिर. तो अगर मैं ए को रिस्पेक्ट बनाता हूं, अपोजिट ओवर हाइपोटेन्यूज. व्हाट इज अपोजिट. अपोजिट इज जीबी. हाइपोटेन्यूज इज 90 डिग्री के सामने AB है, दैट इज 13. पुट योर कैलकुलेटर. अपोजिट ओवर एडजेसेंट, सॉरी हाइपोटेन्यूज कह दिया मैंने. पुट योर कैलकुलेटर इन विच इज 5. पुट योर कैलकुलेटर इन रेडियन मॉड, क्योंकि बेटा आपने रेडियंस में काम करना है सारा सेक्टर वाला काम. 10 इनवर्स 12/5. यार 1.176 रेडियंस. अब देखो बेटा, मैं एंगल एट बी भी निकालूंगा यहां पर, तो इसके लिए मुझे कोई फॉर्मुला लगाने की जरूरत नहीं है. सम ऑफ द इंटीरियर एंगल ऑफ द ट्रायंगल इज 180 डिग्री. 180 डिग्री होता है बेटा रेडियंस में पाया होता है. एंगल एट बी निकालना है, तो पाए में से बेटा पाई/2 यानी 90 डिग्री, और 1.176 सब माइनस करा दिया मैंने. तो पाई/2 माइनस 1.176 0.394. अब सारे एंगल्स आ गए. मुझे आर्क लेंथ निकालनी है किसकी, CD की, क्योंकि आर थीटा के बराबर है. आर बराबर देगा 5 के, और यहां का एंगल एट ए कितना है रेडियस में 1.176. तो दिस इज 5.88. और आर लेंथ ऑफ CE निकालना है, उसका रेडियस तो 8 था. एंगल क्या है यहां पर, एंगल सर आपने निकाला था 0.3947. यार 3.158.
तो पेरीमीटर सबको ऐड कर लो। देखो ये 4 सेंटीमीटर प्लस 5.88 प्लस 3.158, 13.038 सेंटीमीटर, 3 फिगर में 13.1 सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है। देन इट सेज फाइंड द एरिया ऑफ द शेड रीजन। तो देखो बेटा, एरिया ऑफ द शेड रीजन में कैसे निकालूंगा? इसके लिए मुझे पहले एक थ्योरी बनानी पड़ेगी। और वो थ्योरी क्या है कि बेटा इस ट्राइंगल के एरिया में से मैं इन दोनों सेक्टर के एरियाज माइनस कर दूंगा। तो ट्राइंगल के एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ शेड रीजन, ट्राइंगल के एरिया में से सेक्टर माइनस सेक्टर। सेक्टर डी ए सी था एक, और दूसरा सी बी ई था। दोनों के एरिया माइनस कर दूंगा। तो ट्राइंगल के एरिया पहले निकाल लेते हैं। हाफ बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल की बेस है 5 और हाइट है बेटा पूरी डीबी की लेंथ, दैट इज 12। जिनके दरमियान 90 डिग्री बन रहा है वो बेस और हाइट हो गए ना। तो 5 × 12, तो बेटा ये आ रहा है 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेक्टर डी ए सी, आर स्क्वायर थीटा/2, उसका रेडियस 5 था। थीटा 1.176 डिवाइड बाई 2, ये 14.7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ रहा है। सेक्टर सीबीई अगेन आर स्क्वायर थीटा/2, इसका रेडियस 8 हो गया, और 0.3947 इसका सेक्टर का एरिया आ गया, दैट इज 12.63। अब मैंने जो थीम बनाई हुई थी बस उसमें वैल्यूज पुट इन करनी है। 30 में से 14.7 माइनस 12.63 माइनस करा दो, 2.67 आंसर। तो 2.67 is going to be your final answer here for the area of the shade region. Now for question number 11, it is given that the curve has the equation y is equal to k 3x minus k whole bracket power minus 1 plus 3x, where k is constant. Find in terms of k the values of x for where at which there is a stationary point. देखो स्टेशनरी पॉइंट के लिए ना आपको dy by dx इक्वल टू 0 रखना पड़ता है। तो ये आपके पास कर्व की इक्वेशन है, इसका dy by dx निकालते हैं। होल ब्रैकेट पावर को कोफिशिएंट से मिला करवाया, पावर में 1 सब्ट्रैक्ट करवा दिया। बेस का डेरिवेटिव 3x माइनस k का डेरिवेटिव 3 हो गया, k का डेरिवेटिव 0 हो गया, प्लस 3x का डेरिवेटिव 3 हो गया। तो इसको मैं अगर सिंप्लीफाई करके लिखूं तो -3k 3x माइनस k होल स्क्वायर प्लस 3, दिस इज योर y डैश, एंड दिस विल बी इक्वल टू 0। स्टेशनरी पॉइंट के लिए क्या रखना पड़ेगा? इसको मैंने इक्वल टू 0 रख दिया। अब उसको भी पता है जो x की वैल्यू आनी है वो इन टर्म्स ऑफ k ही आनी है, उसे पहले बोल दिया। ये माइनस से माइनस कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, 1 बच जाएगा यहां पर। अब देखो यहां पर मैं, अच्छा दिस वाज माइनस, बचा तो वही।
तो ये देगा 1 = k/3x - k का होल स्क्वायर। क्रॉस मिला हुआ 3x - k का होल स्क्वायर इज इक्वल टू k हो गया। इफ आई टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो देखो जो कांस्टेंट होता है ना उस जगह पर बेटा प्लस माइनस आता है, +- √k आ गया। x k +- √k और x k +- √k/3 हो गई। ये दो x की वैल्यूज आ रही हैं। फाइंड इन टर्म्स ऑफ k द वैल्यूज, वैल्यूज ऑफ x बोला हुआ था, इसका मतलब मेरे पास दो वैल्यू सही आ रही हैं और नहीं आ रही होती। तो देखो प्लस माइनस लगाना बहुत जरूरी था। अगर आप प्लस माइनस नहीं लगाते यहां पर तो वैल्यूज नहीं आती, एक वैल्यू आती है। तो कभी भी आप स्क्वायर रूट खुद से लेते हो तो बेटा प्लस माइनस आता है और कांस्टेंट की तरफ आता है वो। द फंक्शन f हैज a stationary value at x equal to a and is defined by this value। ये पूरी एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है यहां पर, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3 लिखा हुआ है यहां पर, फॉर एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 3। ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन होती है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड डिटरमाइन द नेचर ऑफ द स्टेशनरी वैल्यू। कह रहा है ए की वैल्यू मालूम करके दिखा दो, स्टेशनरी वैल्यू निकाल के दिखा दो। देखो बेटा यहां पर आप अगर गौर से देखो ना तो ऊपर जो उसने y इक्वल टू के, सो मैं कॉपी करता हूं और आपको एक बात समझाता हूं। देखो ये वही फंक्शन है जो ऊपर दिया हुआ था। कंपैरिजन करो यहां पर के की जगह क्या लिखा हुआ है उसने, सर यहां पर 4 है, यहां पर के लिखा हुआ है, यहां पर 4 है, यहां पर के लिखा हुआ है। बाकी पूरी इक्वेशन एक जैसी है। तो इसका मतलब मुझे यहां समझ में आ गया कि के की वैल्यू इस इक्वेशन में क्या है, 4 है। एक इक्वेशन में के की वैल्यू क्या है, 4 है। अगर के की वैल्यू 4 है तो यहां से भी जिसको वो एक्स इक्वल टू ए स्टेशनरी पॉइंट वैल्यू कह रहा है, तो बेटा मेरे पास सो ए की वैल्यू स्टेशनरी वैल्यू तो ये आ रहा है मेरे पास, जिसको वो ए कह रहा है। तो यहां पर बेटा मैं के की जगह क्या रख दूंगा, 4 रख दूंगा। मुझे वापस से डेरिवेटिव निकालने की जरूरत नहीं है, सिर्फ कंपैरिजन करके के निकालना था। तो यहां से देखो के की वैल्यू 4 - 2 और 4 + 2। 4 - 2 2 हो गया, 2/3 आ गई। 4 + 2 6, 6/3 2 आ गया। अब देखो उसने क्या बोला हुआ है, उसने बोला हुआ है एक्स इज ग्रेटर देन 3/2, 1.5 से बड़ी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू, और ये लेस देन है। तो देखो बेटा मैं इसको रिजेक्ट कर रहा हूं, ठीक है ना। हम वो ले लेंगे जो वो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा होगा यहां पर, इसलिए कह रहा था ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अब यहां पर नेचर मालूम करनी है इस स्टेशनरी पॉइंट की, एक्स किलो ट्रू की। तो बेटा आपने वापस से डेरिवेटिव लेना है। तो आपने यहां पर डेरिवेटिव निकाला हुआ था ना, तो अब इस डेरिवेटिव में के की जगह वो रख दोगे आप। जैसे ही आपने वाई डैश है यहां पर, तो यहां पर आपने डेरिवेटिव निकाला हुआ था, तो मैंने उसी में ही के की जगह 4 डाल दिया, सिंप्लीफाई कर लिया। अब मैं सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, तो पावर और कोविशन से मिलाकर आया तो +24 हो जाएगा, -2 मिला बाय -12, तो ये +24। पावर में 1 से करा दो, 3x - 4 का डेरिवेटिव 3 - 0, और 3 कॉन्स्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 24 3 72। अब यहां पर जब मैं x की जगह डबल डेरिवेटिव में x की जगह 2 पुट करूंगा, तो देखो मेरे आंसर क्या आ रहा है, 9 आ रहा है, विच इज ग्रेटर देन 0। तो इसका मतलब बेटा हमारे पास ये पॉइंट क्या है, मिनिमम
एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, मिनिमम पॉइंट है। तो पहले मैंने के रख दिया, उसके बाद डेरिवेटिव डेरिवेटिव निकाला था। आप पहले निकाल लें फिर के रख दें, बात तो एक ही है। द फंक्शन जी इज डिफाइंड बाय माइनस सी एक्स प्लस वन पावर माइनस वन प्लस थ्री एक्स। अब यहां पर अगर आप कंपैरिजन करो तो देखो आपको पता चल जाएगा यहां पर इस क्वेश्चन में कंपैरिजन करो, देखो यहां पर क्या लिखा हुआ है, के वैल्यू इज -1। तो यहां से के की वैल्यू -1 पता चल रही है मुझे। तो इसका मतलब मैं फर्स्ट डेरिवेटिव जो मैंने ऊपर कॉपी किया था, जो कि ये रहा, के की वैल्यू -1 तो ये +3 हो गया। ये हमने जो है ना फर्स्ट डेरिवेटिव यहां पर लिख लिया, ऊपर सी कॉपी करके, बस के की जगह 1 रख दिया, -1 रख दिया। अब वो तो आपसे पूछ रहा है भाई, डिटरमाइन मेकिंग योर रीजन क्लियर वेदर जी, बताओ क्या ये जी वाला फंक्शन जिसका आपने डेरिवेटिव लिया भी यहां पर, उसको आप जी डैश एक्स कह रहे हो। कह रहा है क्या ये इंक्रीजिंग फंक्शन है या डिक्रीजिंग है, दोनों नहीं है। तो देखो इसमें आपने कोई ज्यादा वर्किंग थोड़ी करनी है, आपने एक्सप्लेनेशन देनी है। और वो एक्सप्लेनेशन ये कि बेटा जब मैं इसको नीचे लेकर आऊंगा ना होल ब्रैकेट पावर को, तो आप बताओगे ये बात कि फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये वाला पोर्शन 3x+1 का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन, विल बी ग्रेटर देन 0। इससे कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, कभी नेगेटिव आंसर नहीं आएगा, और हमेशा ग्रेटर देन 0 ही आंसर आएगा। देयर फोर जी डैश एक्स विल बी ग्रेटर देन 0। एंड अगर फर्स्ट डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 तो बेटा फंक्शन क्या होता है, इंक्रीजिंग होता है। फंक्शन इज इंक्रीजिंग फंक्शन। तो बस आपने ये बात बतानी थी, एक्सप्लेनेशन देनी थी। दैट्स इट, पेपर इज कंप्लीट। थैंक यू सो मच।